राग दिल्ली से लाइट लगवा दी तो वही बात करा लेफ्ट मार के जो मालवीय नगर वाला फ्लैट आएगा ना कंसर प्लाजा वाला राइट मार बीच में आ चुके हैं। उनका भी भाई साहब का स्वागत है। सभी समाज से प्रमुख लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोमपाल जी आपके में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहिला समाज से आए हुए हैं, डांगी समाज से आए हुए हैं, यादव समाज से आए हुए हैं, जांगीड़ समाज से आए हुए हैं, सैन समाज से आए हुए हैं, सोमपाल पंचाल जी अपने समाज के साथ आए हुए हैं। सभी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, गुजर समाज के लोग आए हुए हैं, उनका भी सभी का स्वागत है। मैंने गुजर समाज का नाम ले लिया तो रतन लाल जी मुझे आंखें निकाल के देख रहे थे, भाई साहब ऐसे क्यों गुस्से में हो रहे हो। सैनी समाज के लोग भी आए, सभी समाज जो हमारे समाज थे सभी समाज आ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग आपके साथ आए हुए हैं तो बाहर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको पहले बोल दें आ जाएं। जाट समाज से लोग भी आए हुए हैं, सभी समाज के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो आपके समाज के प्रमुख लोग आ गए तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गौरव बघेल जी हमारे, इनको 2-2 या 5-5 नाम लिखवा देंगे। कभी किसी समाज का नाम लेना भूल जाते हैं या नाम ले नहीं पाते तो उससे थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो आप बताते रहेंगे तो 2-2, 3-3, 5-5 नाम जो आपके समाज के लेने हैं तो हम कोशिश करेंगे उनकी लेने की। गौरव जी खड़े हुए हैं इधर हमारे। धीरेन्द्र चौधरी जी, एक बार आप गेट पर चले जाएं। शशिपाल चौहान जी, आप भी धीरेन्द्र जी के साथ एक बार जो लोग ऊपर आ रहे हैं ना उनको ऊपर बोलते रहेंगे, ऊपर बैठते रहेंगे। क्योंकि 15 से 20 मिनट में माननीय मुख्य अतिथि जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं। जो भी नए साथी आ रहे हैं उनके लिए धीरेन्द्र चौधरी जी, हमारे डॉक्टर यूके चौधरी जी भेजने में अपने जो बुजुर्ग लोग आए ना यहाँ पर कुछ 2-3 लाइन खाली है। हम हिंदुस्तानी, जोर से बोलिए प्लीज। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, उमंगे अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हमको नया खून है, नई उमंग अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा ये हिंदुस्तान बनाए। संतलाल जी हैं सह सचिव, जय भगवान जी हैं कोषाध्यक्ष और दयानंद रोहिला जी सलाहकार भी हैं। माननीय प्रेमपाल सिंह, सतवीर सिंह जी, नरेश कुमार जी, एक बार रोहिला समाज के लिए ताली बजा दीजिए। बड़ी संख्या में हमारे बीच में आए हैं क्योंकि समाज का कार्यक्रम है। ओबीसी से जितने भी जुड़े हुए जातियां हैं उन सभी से लोग निकल कर आए हैं। चुनाव में अहम भूमिका निभाने के बाद जो हमेशा से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो समाज, जांगीड़ समाज के प्रधान जी हमारे बीच में, गंगाराम जी, गंगादीप जांगीड़ जी, देशराज जी, योगेंद्र जांगीड़ जी, रामकिशन जी, कृष्ण जांगड़ा जी, हरपुरी लाल जांगड़ा जी, हेतराम जी, सुरेंद्र कुमार जी। एक बार जांगीड़ समाज के लिए ताली बजा दीजिएगा। चुनाव में भी हमेशा जब भी मौका मिलता है जांगीड़ समाज को, जब भी सूचना मिलती है हमेशा पहुंचते हैं। साथ ही पांचाल समाज से हमारे कुछ मुख्य अतिथि हैं, सूरजपाल पंचाल जी, सोमपाल पंचाल जी अध्यक्ष, आत्माराम पंचाल जी, अशोक पंचाल जी, हरबीर पंचाल जी,
अंजू पंचाल जी, जयवीर पंचाल जी, राहलिया पंचाल जी, यशपाल पंचाल जी। एक बार पंचाल समाज के लिए ताली बजा दीजिएगा। भाई ताली में कंजूसी ना बरते, क्योंकि ये वही समाज है जो ओबीसी पे बात आने पर ओबीसी के लिए हम सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। ओबीसी की जब भी कहीं कोई ज़रूरत होती है तो सभी समाज एक दूसरे का सहारा बन के फ्रंट फुट पे खेलते हैं, फ्रंट फुट पे लड़ने आते हैं। तो तालियों में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरते। हमारे जाट समाज से सुधीर तेवतिया जी, वेद तेवतिया जी, संजय तेवतिया जी, अरुण चौधरी जी, विश्वास तोमर जी, सतेंद्र तोमर जी, देवेंद्र मलिक, रवि गहलोत जी, ओम चौधरी जी, श्री पीपा जी, सत्यवीर सिंह छोकर जी, हरिओम सिंह, प्रेमपाल सिंह जी। एक बार जाट समाज के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। सिर्फ 15 मिनट में हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी आने वाले हैं, तो उससे पहले समाज का परिचय हम सबके बीच में हो जाए। कौन कौन से समाज से कौन कौन मुख्य अतिथि लोग आए हैं, प्रमुख लोग आए हैं। सोनी समाज से देवेंद्र वर्मा जी, राजू सोनी जी, पुनीत भोला जी, रामकेश वर्मा जी, ईश्वर आज़ाद जी हमारे बीच में आए हैं। एक बार सोनी समाज के लिए जोरदार तालियां। सैन समाज से केवल कृष्ण जी, विष्णु कश्यप जी, मंगल प्रधान जी, अनुज सैन जी, संजय बच्चन जी। सैन समाज के लिए एक बार तालियां। हमारे नाई समाज से राजकुमार जी, संदीप जी, सुरेंद्र सैनी जी, सागर जी, साधुराम जी, बबलू जी, नहीं सैनी जी, सैनी समाज अलग, वो ऊपर काट दिया था इन्होंने। सैनी समाज से संदीप सैनी जी जी। हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी हमारे बीच में एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा देंगे कि पता चलना चाहिए कि ओबीसी समाज आज हमारे बीच में है। एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध है कृपया ऊपर आ जाएं। हमारे बीच में जयप्रकाश तोमर जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया ऊपर आ जाएं। मैं एक गीत गाऊंगा आपको। मैं अनुरोध करूंगा जयप्रकाश तोमर जी, भाई साहब आप भी ऊपर आ जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि ये प्रोग्राम ओबीसी समाज का नहीं है। आप सबसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के नारे ओबीसी समाज के नारे ना लगाएं। ओबीसी समाज प्रबुद्ध लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का संगठन के हिसाब से हमने यहाँ बुलाया है प्रबुद्ध लोगों को। उनका सुनील बंसल जी से संवाद होगा। हमने इसका नाम भी दिया है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके विषय में प्रोग्राम है। कई बार क्या होता है, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया, इतनी अच्छी व्यवस्था है आपकी कि थोड़ी सी किसी कारण से हमारी व्यवस्था खराब ना हो जाए, लोगों को पता ना चले कि भाई ये क्या प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ सभी समाज के लोगों को बुलाया है, उनसे अनुरोध किया था। मैंने बोला था सुनील यादव जी, भाई जयप्रकाश जी अपना स्थान ग्रहण करें। हमने सभी समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया था। 2 दिन पहले हमने सुनील यादव जी से अनुरोध किया था कि मैंने कहा भाई साहब इसमें समाज का प्रोग्राम करना है। तो हम सभी समाज के लोगों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ओबीसी समाज की मेन भूमिका थी। हमने सभी से अनुरोध किया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ओबीसी समाज ने। जो ये काम किया ओबीसी समाज ने, उसके लिए आप साधुवाद, धन्यवाद आपका। सभी समाज ने मिलकर काम किया। कुछ नाम हिमांशु यादव जी ने ले दिए थे, कुछ नाम मेरे पास बचे हुए हैं तो मैं वो ले दूंगा। अब कुछ बचे हैं आपका? ओमकार जी, तिपेंद्र जी, तपेंद्र ठाकुर जी,
हरिशंकर राठौर जी, प्रमोद राठौर जी, विजय राजपूत जी, मुकेश लोधी जी, राजेश पाल जी, उदयराम मास्टर जी, विष्णु जी, अनुज, अंजू श्रीवास्तव जी, अजय प्रजापति जी, प्रदीप गुप्ता जी, रविकांत पांचाल जी। आप सभी का, आप हमारे बीच में आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरी समाज के लोग भी हमारे बीच में आए हैं। गिरी समाज के लोग भी हमारे बीच में आए हैं। शक्ति गिरी जी, विक्रम गोस्वामी जी, दिनेश गिरी जी, लोकेश जी, धीरेन्द्र गिरी जी, आप सभी का, आपने गिरी समाज में अभी हमारी सरकार के टाइम पे भी, इलेक्शन के टाइम पे बहुत काम किया था और गिरी समाज मीटिंग कराने में नंबर 1 रहा था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समाज के साथ आप आए हैं। गौरव जी, रोहिला समाज से दयानंद रोहिला जी अपनी पूरी टीम के साथ सबसे पहले पहुंच गए थे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जागर साधुराम सैनी जी, नवल सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप चौधरी जी, मनीष चौधरी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर अभी मंडल अध्यक्ष बन गए। और भी कुछ प्रमुख नाम लिए हैं, किसी का नाम छूट भी गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है किसी का नाम लेना है तो हम उसका नाम भी ले देंगे, हमें एक बार हिमांशु यादव को लिखवा देंगे। पाल बघेल समाज से भी लोग आए हुए हमारे बीच में। राम नरेश पाल जी, गौरव बघेल जी, अभिराम पाल जी, धर्मपाल जी, जितेंद्र बघेल जी, राकेश पाल जी, दिनेश बघेल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप और हम कई दिनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। यादव समाज से भी लोग आए हुए हैं। रोहित यादव जी, संजीव यादव जी, पवन यादव जी, विजयपाल यादव जी, हिमांशु यादव जी, अखिलेश यादव जी, संदीप यादव जी, सभाजीत यादव जी, अगर कोई नाम भूल भी रहा हो, मनीष यादव जी, अनुपम यादव जी, मोहन यादव जी, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मनीष जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी है। वर्मा समाज से भी लोग आए हुए हैं। वर्मा समाज की अभी मेरे पास लिस्ट नहीं आई है। लोकेश चंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजभर समाज से अनिल राजभर जी, जितेंद्र राजभर जी, अरविंद जी, अविनाश जी आए भी हैं या आपने नाम लिखवा दिए? अमित यादव जी, आपका भी स्वागत। हमने ना समाज के प्रमुख लोगों का नाम बोला था, 4-5 लोगों का नाम लेने के लिए बोला था। जैसे दीपक खटाना जी हमारे महामंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण चौधरी जी जाट समाज से, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर तेवतिया जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद तेवतिया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय तेवतिया जी, आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो बाहर रह गए हैं, जो बाहर खड़े हैं, वो भी ऊपर बैठ जाएंगे। एक लाइन सिर्फ खाली है, बाकी तो सारा भर गया है। ये आप लोगों का अपना प्रोग्राम है, तो इसकी व्यवस्था भी आपको करनी है। विपिन डागर जी, आप भी एक बार डॉक्टर साहब के साथ देख लें कि कुछ लोग जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं वो भी ऊपर बैठ जाएं। जी भाई साहब। और भी कोई? योगिता जी अपनी टीम के साथ आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन जी से कल बात हुई थी, मैंने कहा आप अपनी गाड़ियां अलग से लेके आना, तो आप लेके आई, मैंने देखा भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी नई दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर आजाद जी, आप अपनी टीम के साथ आए हैं, वर्मा समाज से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, आपने नाम लिख के दे दिए थे? ठीक, बोल दिए थे।
राजू सोनी जी और देवेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी का और भी नाम बच रहा हो, पंचाल समाज से हैं, सोमपाल पंचाल जी हैं, सूरज जी हैं और आत्माराम पंचाल जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर लेखराज जी हैं, पूर्व प्रत्याशी मदनपुर खादर ईस्ट, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंडल अध्यक्ष सिमल साहनी जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष मदनपुर खादर ईस्ट सुमित वर्मा जी, श्री पवन देव जी मदनपुर खादर ईस्ट, नितिन रैक्सवाल जी और तरुण पंत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। 2 से 5 मिनट में आने वाले हैं, कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया व्यवस्था बना के रखें। नितिन चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बोला था एडवोकेटों के साथ आप आए हो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बार बार मैं करता हूं कि आप इतने बड़ी संख्या में वकीलों को लेके आए, और किसी का नाम अगर छूट रहा हो तो कृपया वो भी मुझे बता दें। और आपको अगर कोई लगता है कि ये नाम रह गया है तो बता दें, नहीं तो एक बहुत बढ़िया सा देशभक्ति हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, हो इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। जहाँ जंग पे जाए चुपके चुपके नीर बहाए और अश्कों से अपने इट्स ओनली इन इंडिया, इट्स ओनली कुर्बानी और अजान। जहाँ जब मजहब है ऊंचा और इंसान है एक समान। और आज इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। शबरी के खाके बेर राम ने इस लेवल का पहला भारत दोनों जब भी नारे लगाओ, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, सब लोग भारत माता। तो हमने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि अध्यक्ष जी, हमारे समाज के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपने जो हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसके विषय में कुछ समाज के लोगों से चर्चा करनी है, तो हमने बोला था। तो आज अध्यक्ष जी से आज भी बात हुई, 4-5 दिन पहले बात हुई थी, तो तब बात हुई। अध्यक्ष जी कई दिनों से बिजी थे, उनके परिवार में शादी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाए, फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। कई लोगों की शिकायत थी कि अध्यक्ष जी से फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही। मैंने कहा अध्यक्ष जी, अभी उत्तर प्रदेश में उनके परिवार में एक शादी है, वहाँ थे। फिर एक परिवार में शादी फंक्शन था तो जयपुर भी थे। तो अध्यक्ष जी, जिस दिन हमारी मीटिंग कैंसिल हुई उस दिन हमने बताया भी सबको कि अध्यक्ष जी उस दिन आ नहीं पाएंगे, उसकी बैठक हम सुबह रखेंगे। तो 2 दिन के अंदर ये प्रोग्राम तय किया गया है। 2 दिन के अंदर प्रोग्राम तय करने के बाद ओबीसी मोर्चा के लोग, ओबीसी समाज के लोग इतने मजबूत है कि उन्होंने बोला कि भाई साहब आप प्रोग्राम करो, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, आप जितनी संख्या बोलोगे हम पूरा भर देंगे, कहीं भी किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी का कोई नाम छूट गया हो, हम वैसे तो 3 महामंत्री हैं, यूके चौधरी जी हैं, मनीष चौधरी जी हैं, मैं हूँ और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं। ये सारे लोग हैं। कभी किसी को कोई समस्या होती है तो हम हमेशा खड़े रहते हैं। कई बार कोई छोटी बहुत मुसीबत होती है, हम किसी का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो बैक कॉल करते हैं। हम कंटिन्यू सबसे बात करते रहते हैं, समाज के लोगों से। समाज के लोगों की कोई बहुत बड़ी घुमक्तू समाज है, उसके सुनील जी हैं, उनको एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे समाज के लोग पिछले 10 साल से जल बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ी समस्या है कि हमारे लोगों को निकाल रहे हैं, दूसरे लोगों को रख रहे हैं। तो हंसराज जी से हमारी बात हुई तो हंसराज जी ने बोला भाई समस्या तो गंभीर है इनकी। तो मैंने उनके जेईई से बात करी, उन्होंने हमने बताया कि भाई सरकार हमारी है और हमारे लोगों को तुम निकालोगे तो अच्छी बात नहीं है ये। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, कुछ प्रक्रिया है। तो मैंने कहा भाई प्रक्रिया जो भी हो उसको देखो। तो कुछ लोगों को उन्होंने ना निकाल के उन्होंने रखा वापस, और हमने उसके बाद उनको बात भी करी। उन्होंने बोला कि भाई मान के चलो 35-40% समस्या हमारी दूर हो गई है। तो हम भी चाहते हैं किसी की समस्या हो, ऐसी समस्या जो दूर हो जाए, बिल्कुल ही कोई गंभीर समस्या होगी जिसको हम नहीं कर सकते
तो उसके लिए हम फिर अध्यक्ष जी को बताते हैं। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि समस्या को हम ही निपटारा कर दें, नहीं हो पाती। बैठ जाओ ना भाई, ये खाली है, चेयर खाली है, ये आगे भी खाली है। सेवन 7340 किसी की गाड़ी खड़ी है, आपसे अनुरोध है जिसकी भी गाड़ी हो उसे हटा लें, किसी की गाड़ी बीच में फंसी हुई है। 7340 भाई साहब यू टर्न मार रहे हैं, रेड लाइट में आ गए, 2 मिनट में आ जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील बंसल जी जब भी हमारे बीच में आए तो आप खड़े होकर तालियां बजाएं, तो उनको लगे कि भाई कोई ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं। कई समाजों में वो जाते हैं भाई साहब, ये बार बार उठ के ना जाएं, क्योंकि व्यवस्था खराब होती है। एक उठता है तो दूसरा तैयार हो जाए, दूसरा उठता है तो तीसरा तैयार हो जाता है। माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में आ रहे हैं थोड़ी बहुत देर में। वो कई समाजों में गए, कई जगह गए हैं, एसटी समाज में भी गए, कई प्रोग्राम किए उनके। हमने मीडिया में उनकी देखा, सोशल मीडिया पे देखा तो पता चला कि पहली बार किसी अगर ओबीसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो हमने देखा है। तो ये इतना आपका ज़बरदस्त प्रोग्राम है और बहुत ही सुंदर व्यवस्थित प्रोग्राम है। हमारे ओबीसी के लोग बहुत भाई साहब बड़े समझदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे इंसान हैं। बिल्कुल अपनी बात रखने वाली बात है कि आपने बोला है कि भाई साहब हम डट के एक जगह खड़े हैं तो एक जगह खड़े रहते हैं। भारत माता की। माइक भैया थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ, दम नहीं आ रहा माइक में, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ। भारत माता की। कम कर दी क्या? थोड़ी सी भारी कर दो। भारत माता की। मेरे से ज़्यादा आवाज़ नीचे वालों की आ रही है भैया। भारत माता की। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनका मैं धन्यवाद करता हूं, मुकेश गुप्ता जी। सीएमडी हैं ग्राफिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के, भारत की प्रमुख विज्ञापन एजेंसी है। साधना टीवी ग्रुप फैमिली वेंचर है, पीएचडी मेंबर, कल्चर कमेटी के भी चेयरमैन है। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए, पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आज कल भाई साहब स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और संघ के पुराने, हमारे संघ परिवार की विचारधारा के पुराने सीनियर हैं। और भाई साहब से हमारा अनुरोध हुआ था, मैं कई जगह प्रोग्राम ढूंढ रहा था तो प्रोग्राम हमें पता चला कि हमारे कोई प्रोग्राम मिल गया, भाई साहब ने जगह दे दी। तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूं। एक बार भाई साहब के लिए तालियां बजा देंगे जोरदार। थोड़ी बहुत देर में ही हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जाट समाज से आशीष चौधरी जी, भीम जी, सुनील भाई जी, हरी जी, ये भी आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई सुनील बंसल जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां बजाएं। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक बात दिल की गहराइयों से जोरदार, जब तक भाई साहब मंच पे ना आ जाए तब तक तालियां बजाते रहें। आप सभी से अनुरोध है कि भाई साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। भाई साहब आप हमारे बीच में आए, आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जब तक भाई साहब बैठ नहीं जाते तब तक तालियां बजाते रहें। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। माननीय सुनील बंसल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब ओबीसी समाज ने ठाना था वन नेशनल वन पेंशन के लिए, आपने जो आह्वान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है उसके लिए ओबीसी समाज दिल्ली का आपके साथ खड़ा है। मैं वंदे मातरम के लिए रीना सुरेन जी और बहन सबको अनुरोध करूंगा कि ऊपर आएं और सामूहिक वंदे मातरम के लिए रीना जी और जो भी बहनें हैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पे आ जाएं। वंदे मातरम के बाद दीप प्रज्वलन होगा। सभी खड़े हो जाएंगे, वंदे मातरम के लिए सामूहिक वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। बस जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। अगली कड़ी में यूके चौधरी जी और मनीष चौधरी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जयप्रकाश तोमर जी का शॉल पहना के स्वागत करें भाई साहब। अगली कड़ी में आकाश जी और हिमांशु जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुकेश जी का भी शॉल देके स्वागत करें भाई साहब। तालियां बजाते रहें एक बार जोरदार। हिमांशु और आकाश जी, मुकेश जी। अगली कड़ी में दयानंद रोहिला जी और हंसराज जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का आप शॉल उड़ा के स्वागत करें। भाई साहब लगभग हमारे यहाँ 18 से 20 समाज आए हुए हैं। बाईस समाज आए हुए हैं। करीब भाई साहब हमारे समाज 22 आए हुए हैं हमारे बीच में। मैं जोरदार तालियां बजाएंगे सुनील यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और हमारे जो बीच में मुख्य अतिथि आए उसके बीच में हम ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा जेपी तोमर जी जो भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा आए और अपनी बात रखें। जेपी तोमर जी एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वन नेशन वन इलेक्शन
कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, एक अजय व्यक्तित्व, संकल्पकारी, परम आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, परम श्रद्धेय श्री सुनील बंसल जी, ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, मुकेश जी, मेरे सभी महामंत्री और सभी मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित बुद्धिजीवियों और भाई और बहनों, मैं सिर्फ 2 मिनट ही बोलूँगा और जो हमारी प्रेरणा स्रोत है आदरणीय सुनील बंसल जी, वो उनका परिचय मेरा लगभग 2014 से है और 2014 में जब वे उत्तर प्रदेश में संगठन का काम देखने गए, पहले सह प्रभारी बने और उसके बाद जो वहाँ पर ऐतिहासिक जीत हुई, लोग अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि क्या हुआ। लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था 2017 का, और 2017 का चुनाव वहाँ पर ऐसी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की कि लगभग 14 साल वहाँ वनवास हो गए थे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए। जैसे 27 साल दिल्ली में हो गए, इसी प्रकार से वहाँ जातियों का बोलबाला था। जातिवाद की राजनीति कभी सपा कभी बसपा, और कल्पना भी नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ कर सकती है। लेकिन हमारे माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुँचे और उनका जो संकल्प था, उस संकल्प ने दिखाया जो उन्होंने, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक हमारा दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति को भी राजनीति में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उन्होंने रात दिन मेहनत करके अंतिम व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ा, ओबीसी समाज को भी, एससी को भी। और जो एक जातिवाद का नारा लग रहा था, उस नारे का पता नहीं लगा। और मैं कहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश का विधानसभा बनी आज़ादी के बाद, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने की, 312 सीट जीती। 312 कल्पना से बाहर की बात है। जब राम मंदिर का पूरी चरम सीमा पर थी, उस टाइम मैं भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब कल्याण सिंह की पूरे था और भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्थिति थी, जब भी हमें कुल 221 सीट मिली। तो ये जो व्यक्तित्व है, मैं कहता हूँ इतना संकल्पकारी और इतना जबरदस्त कि उन्होंने इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा। इसी प्रकार से मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक वहाँ पर शिक्षक संघ का बहुत बोलबाला था। एक एमएलसी थे ओम प्रकाश शर्मा, जो 48 वर्ष से लगातार चुनाव जीत रहे थे। लेकिन आदरणीय संगठन महामंत्री सुनील जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता था, उसको चुनाव लड़ाया शिक्षक संघ का। और आपको आश्चर्य होगा, जो अपने आप को ये मानते थे कि जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा, उनकी मेहनत से, उनके संकल्प से 48 साल के एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा को भी एक सामान्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हराया। यह जो संकल्प है, मैं कहता हूं कि ऐसा संकल्प का नाम सुनील बंसल है। सुनील बंसल, और सुनील बंसल जी, मैं सोचता हूं कि उड़ीसा में गए तो उड़ीसा में भी उन्होंने जो कहते थे सरकार कैसे बनेगी, उड़ीसा की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आपकी झोली में दी। अब एक बहुत ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि भाई साहब से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप इनकी फेसबुक देखोगे, एक तरफ बंगाल, दूसरी बनारस, फिर नोएडा, फिर उड़ीसा, लगातार
भगवान ने पता नहीं कैसी ऊर्जा दी कि रात दिन 24 घंटे मिशन के पीछे लगे हुए। और किसी ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार से विचारधारा बड़ी होती है, मिशन के लिए जो व्यक्ति रात दिन लगाता है वो इतिहास लिखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई साहब ने हम लोगों को प्रेरणा हर वक्त लेनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। और आगे भी ओबीसी का जो इतिहास आज लिख रहा है, हर तरफ ओबीसी समाज है, उसमें भाई साहब की बहुत ही अहम भूमिका है। 1 मिनट की और बात है, बल्कि आधी सेकंड की। जब भाई साहब संगठन महामंत्री बन करके गए तो कुछ लोग आए कि हमें पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव का नहीं लड़ना चाहिए। भाई साहब ने कहा कि पंचायत का भी पार्टी पे होगा, कोऑपरेटिव का भी होगा। अगर 2 वोट मिलेगी तो हमारे व्यक्ति तो गांव में खड़े हो गए, आपको आश्चर्य होगा आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत बीजेपी की है, कोऑपरेटिव बीजेपी का है। इनकी सोच और इनका चिंतन और इनका मंथन इतिहास लिखने वाला है। मैं ये कहता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा देंगे भाई साहब के लिए। एक बार गाड़ी खड़ी है वैगनार 5997, मेरा आपसे अनुरोध है जिसकी भी हो हटा लें। थोड़ा रास्ता जाम कर रही है। भाई साहब हमारे समाज के कुछ लोग आए तो मैं एक बात 2 मिनट उनका, एक भी समाज आए समाज का सैनी समाज हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाल बघेल समाज है, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैन समाज हमारे बीच में, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुजर समाज हमारे बीच में, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। यादव समाज हमारे बीच में, उसका भी समाज हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। जांगीर समाज हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंचाल समाज हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरी और गोस्वामी समाज हमारे बीच में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी समाज हमारे बीच में लगभग 21 से 22 समाज आए। अनिल यादव जी जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सीधा सीधा बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में भी कुछ और भी लोग आए, मोहित जी आए हैं, पुष्पेंद्र राठौर जी हमारे बीच में, अरुण चौधरी जी हमारे बीच में, ईश्वर जी हमारे बीच में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा सुनील यादव जी से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब आएँ और अपनी बात रखें। श्री सुनील यादव, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सुनील जी। भारत माता की, एक बार फिर बोलता हूं, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत जो यूनिवर्सिटी टाइम से ही भाई साहब को देख के उनकी कार्यशैली को सीखने का प्रयास करते हैं और किस तरह से उन्होंने एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को जो कॉलेज में पढ़ते थे उसको संवारने का और उसको राजनीति सिखाने का जो काम किया है, उसी को लेके आज हजारों कार्यकर्ता पूरे देश में प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे दायित्व पे, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे आज वो पहुंच चुके हैं। भाई साहब एबीपी का जब राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे तो दिल्ली भाई साहब का केंद्र होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भाई साहब का प्रवास होता था तब हमारा सबका परिचय हुआ और तब से हम उनको देखते आ रहे हैं कि लगातार किस तरह से कार्यकर्ता निर्माण का काम भाई साहब करते आ रहे हैं। और भाई साहब की एक बात हमें काफ़ी अच्छी लगती है कि ये कहते हैं कि भाई आप राजनीति 20 साल से कर रहे हो, 30 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, आप ये बताओ आपने कितने आदमी जोड़े हैं। वो बात मैंने बहुत पहले सुनी थी भाई साहब से और तब से आज तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नए नए लोगों को जोड़ता ही रहूँ, चाहे कुछ हो जाए, बाकी पार्टी का भला होना चाहिए। तो उसी पद चिन्हों में चलने का मैं प्रयास करता हूँ। छोटी सी बात थी, समझ में आई। और चाहे भाई साहब युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मंडल का मैं अध्यक्ष रहा, मंडल से ले तक लगातार नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। और जब से ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया तो अब मुझे सभी समाजों को जोड़ने का मौका मिला इस चुनाव के आपके आशीर्वाद से। जिस प्रकार से आपने हमें दिशा दिखाई थी
उसी प्रकार से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं आपके आने से पहले भी इनको बता रहा था कि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आने वाली है जिसने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का देश के लिए निर्माण किया है, जो आज देशभक्ति में, जिनके लिए सबसे पहले उनका देश है। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो माननीय सुनील बंसल जी जो राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, इससे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि सारी बात जो मुझे भाई साहब के लिए कहनी थी रिपीट हो जाएगी, वो जेपी तोमर जी ने पहले सब कुछ कह दिया है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर सारा ओबीसी समाज भाई साहब का स्वागत करे। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये कार्यक्रम करने का मौका मुझे मिला और हम सब लोग इसके भागीदार बने। हमारे बीच में भाई साहब का आना मेरे लिए तो एक सपने जैसा है कि भाई बात हुई और भाई साहब ने हाँ कह दिया और ये कार्यक्रम हमें मिल गया। और क्योंकि कार्यक्रम पहले 15 तारीख को तय होना था, लेकिन वो पाकिस्तान और के साथ युद्ध में, हमारे युद्ध की वजह से सारे कार्यक्रम टल गए। तो भाई साहब ने कहा अब तक युद्ध चलेगा मैं कोई कार्यक्रम नहीं करूँगा। तो मुझे लगा कि पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद हरीश जी का फ़ोन आया कि भाई 20 तारीख को आप कार्यक्रम कर सकते हो। 3-4 दिन थे। मैं कहा नहीं भाई साहब का, मैंने जब वो कैंसिल कर रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि कैंसिल तभी करूँगा जब भाई साहब मुझे दोबारा समय देंगे। तो हरीश जी ने कहा कि नहीं समय तुम्हें दोबारा मिलेगा। तो हमें अच्छा मौका मिला, आज एक भाई साहब का सानिध्य मिला और हमारे बीच में आए, तो मुझे बहुत हर्ष और खुशी हो रही है। और साथ में हमारे बीच में अभी जेपी तोमर जी ने सारी बात आपको बताई कि भाई साहब ने किस प्रकार से राजनीति करी। और जब विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो भाई साहब जब अमित शाह जी वहाँ के इंचार्ज बने तो भाई साहब उनके साथ को इंचार्ज बन के गए और पूरे यूपी में ज़्यादातर ज़मीन तक, मंडल से लेकर बूथों तक का अगर काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है तो माननीय सुनील बंसल जी की वजह से सीखा है। किस प्रकार इतने बड़े उत्तर प्रदेश में जाके, जो मिनी भारत जिसको कहते हैं कि आधा भारत एक तरफ, उत्तर प्रदेश एक तरफ, वहाँ जाके विपरीत परिस्थितियों में जहाँ जातिवाद से पूरा भरपूर उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, वो सुनील बंसल जी ही कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कर सकता है। इसी प्रकार चाहे उड़ीसा हो, आप देखो उड़ीसा में सरकार बनी जो कभी जीवन में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन जैसे भाई साहब वहाँ के प्रभारी बने उन्होंने देखा पता नहीं किस प्रकार की कार्यशैली है कि वहाँ पर उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज हमारा मुख्यमंत्री उड़ीसा में भी है। अभी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की विपरीत परिस्थिति आपको मालूम है, भाई साहब वहाँ के प्रभारी बने हैं और मुझे 100% श्योर है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो भाई साहब से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे साथ भाई जेपी तोमर जी हमारे प्रभारी हैं ओबीसी मोर्चा के और उन्होंने सारा विषय रखा भी है। हमारे बड़े भाई मुकेश गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो यहाँ पे उन्होंने हमें ये, जब मैं जगह की तलाश कर रहा था तो मुझे मुकेश गुप्ता जी ने कहा कि भाई मेरा एक ऑडिटोरियम है काफ़ी अच्छा, उसको मैं देखता हूँ, अगर आप उसे देखोगे तो अच्छा रहेगा। पूर्व में स्वयंसेवक रहे, अभी अपना काफ़ी सारे उसमें काम कर रहे। ग्राफिक्स ऐड आप लोगों ने देखा, ग्राफिक्स ऐड जगह जगह पे लगते हैं, उसके ऑनर हैं। ये ग्राफिक्स साधना चैनल इनका खुद का है, तो बहुत समाज के काम करते रहते हैं। और सुनील जी को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमें स्थान मिला है ये भाई साहब मुकेश जी ने दिया है आपके नाम पे, जब हमने कहा सुनील जी आने वाले हैं तो मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो राम खिलाड़ी जी अभी आपको सारी बातें समझा रहे थे कि भाई साहब आने वाले हैं, तो हमारे महामंत्री यूके चौधरी जी साथ में बैठे। मनीष हमारा बहुत मेहनती कार्यकर्ता, भाई साहब अपना ओखला से चुनाव लड़ा था। इस बार ओबीसी मोर्चा के 2-3 लड़के लड़े पर अध्यक्ष नहीं लड़ा भाई साहब, लेकिन दोनों, एक महामंत्री लड़ा भाई साहब, एक उपाध्यक्ष लड़ा है। तो आने वाले समय में ये हमारा समाज, भाई साहब हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली में, आपके जैसे आपने समझाया था कि भाई सारे समाजों के अलग अलग मीटिंग करो, तो हमने रोहिल्ला, पाल, बघेल जितने समाज थे सबकी अलग अलग मीटिंग करी, जिसका दिल्ली की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा भाई साहब। और इन्होंने बहुत मेहनत करी, सबने अपने समाज ने अलग अलग गाड़ियाँ अपने अपने से ड्राइंग रूम मीटिंग करके आज भाजपा में जो सरकार बनी है, ये सामने बैठे हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने भी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज का जो विषय है, आप लोगों को जानकारी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत दिनों से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने टीवी के माध्यम से, कहीं ना कहीं चर्चा में, डिबेट में आपने ये सुना होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन।
कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल कैसे पैदा हो गया कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझने को मिलेगी, क्योंकि माननीय सुनील बंसल जी पूरे देश में घूम घूम के लोगों को इसकी उपयोगिता, ये किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से चीज़ों को बदल सकता है। आपने देखा होगा कि अभी एक चुनाव खत्म होता नहीं है, दूसरा चुनाव चालू हो जाता है, पता है ना। अभी आपने सोचा होगा विधानसभा लड़ लिए, अब यहाँ पर निगम मांगने वाले भी काफ़ी लोग होंगे। तो हम पहले विधानसभा लड़ते हैं, फिर निगम मांगने का टाइम आ जाता है, उसके बाद फिर लोकसभा आ जाती है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हरियाणा का चुनाव है, फिर कभी देखते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी कई चुनाव होते हैं। तो अलग अलग राज्यों में पूरे साल हम लोग 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, या तो चुनाव लड़ रहे होते हैं या चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, मैं सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करें, जब भी कोई चुनाव होता है तो पूरा पुलिस तंत्र लगता है, सारी सरकारी तंत्र उसमें लग जाता है, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ को छुट्टी लेनी पड़ती है, और वो पूरे साल कभी छुट्टी, कभी पैसा, कभी पुलिस, कभी भैया हमारा इलेक्शन कमीशन हमेशा चलता ही रहता है, कभी खाली नहीं बैठता। तो केंद्र सरकार ने, या ये हम लोगों की एक वो है कि भाई देश में इलेक्शन कितनी बार होना चाहिए। तो आप लोग इस बात से, जब माननीय सुनील बंसल जी इस बात को समझाएंगे, तो हमें ये नीचे तक चीज़ों को लेके जाना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की उपयोगिता क्या है, हमें लोगों को समझाना क्या है, और ये देश के लिए कितना ज़रूरी है। इस विषय को लेकर भाई साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं पूरे ध्यान से उस विषय को सुने, क्योंकि एक एक पॉइंट भी अगर हम मिस करेंगे तो लोगों को भी मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीज़ों को सुन के नीचे लेके जाएंगे, तभी हम लोगों को बता के पाएंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये शब्द क्रिएट कैसे हो गया वन नेशन वन इलेक्शन, और आने वाले समय में देश को, हमारे को विकसित भारत बनाने में इसका भी क्या योगदान रहेगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। हमारी आर्थिक स्थिति किस स्टेज पे पहुंचेगी जाके जब ये चुनाव शुरू होगा। तो बड़ा काम है, मुश्किल काम है, पूरे देश में सारे इलेक्शन एक बार कराना, एक ही टाइम पे कराना, तो उसको कैसे तैयारी होगी, ये सारी चीज़ों को अभी माननीय सुनील बंसल जी बताएंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सबसे टॉप लीडर हमें इस बात को बताने के लिए आया है, और हम इस बात को लेके जाएंगे तो हमें लोगों को बताने में आसानी रहेगी। जिस प्रकार से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के सिपाही माननीय सुनील बंसल जी पूरे देश में घूम घूम कर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में आपने देखा होगा कि मोदी जी किस प्रकार की योजनाएं लेके आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आपने वक्फ बोर्ड का सुना होगा कि वक्फ बोर्ड में कितनी त्रुटियां हैं, उसको ठीक करने के लिए एक कानून लेके आए मोदी जी। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि जातीय जनगणना शुरू हो रही है देश में, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती थी। 3 बड़े काम जो देश के फायदे के लिए हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, ये तीनों मील का पत्थर साबित होंगे हमारे देश को आगे ले जाने के लिए। तीनों ही हमारे देश के लोगों की समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हमारे देश में होने वाला है। तो मैं, क्योंकि ज़्यादा बात ना करते हुए, मैं सीधा हम सबके प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुनील बंसल जी को बुलाना चाहता हूं, और जोरदार ताली बजा के भाई साहब का स्वागत करेंगे, और बड़े ध्यान से हम इस विषय को सुनेंगे। कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, एक बार इसकी सूचना दे दो रास्ते। कुछ गाड़ियां खड़ी हैं बीच में, 4437 5997 9299 1480। भाई साहब आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय जयप्रकाश तोमर जी, माननीय मुकेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित राम खिलाड़ी जी, मनीष जी, चौधरी जी, और सभी इस सभागृह में उपस्थित अलग अलग समाज के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए भाई और बहनों, आज हम सब एक अलग प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सामान्यतः सब लोग जब मिलकर इकट्ठा होते हैं तो किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है, लेकिन
बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें राजनीतिक सामाजिक विषयों पर ज़्यादा चर्चा होती आई होगी, लेकिन जो आज विषय की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे वो इस समय देश के लिए एक आवश्यक विषय है। ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा यहाँ सुनील जी ने आयोजित की है। मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देता हूँ और साथ में इस कार्यक्रम के शुरू होने पर, क्योंकि अभी हमारा देश एक बहुत ही गर्व के साथ एक परिस्थिति से निकल करके आया है। हम सब जानते हैं पहलगाम की घटना के बाद पूरे दुनिया की नज़रें भारत पर थी कि अब भारत क्या करेगा, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की सेना ने जिस साहस के साथ, जिस टेक्नोलॉजी के साथ, जिस कूटनीति के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया, अपने ही देश की धरती से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लगभग 9 से ज़्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारने का काम, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम जो एक देश के अंदर हुआ है, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारे देश की सेना को सलाम करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज धीरे धीरे भारत अब उन देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है जो ऐसे सभी हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और पूरे दुनिया ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सब ने सुना होगा, उन्होंने अपनी ये संबोधन में एक बात कही थी कि अभी तो हमने अपनी पूरी रक्षा प्रणाली को, डिफेंस सिस्टम को एक टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, अभी इसका पूरा प्रयोग होना बाकी है। तो यानी आने वाले दिनों में भारत की हमारी सामरिक शक्ति क्या होगी, ये एक दुनिया के लिए एक संकेत भी है। तो एक बहुत गर्व के साथ हमारा देश, कुछ वर्षों पहले हम सब जानते थे कि भारत में कहीं पर भी कुछ हो और हम अलग प्रकार के देश में चर्चाएं होती थी, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आप रोजाना अखबार के उन पन्नों को देखिए, कई बार हम देश के लोगों को समझ में नहीं आता है कि केवल आतंकवाद का जवाब देना नहीं है। जिस दिन से घटना हुई है, रोजाना कश्मीर में कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ज़रा वो कैलकुलेशन करना शुरू करिए। रोजाना की पेपर की खबर है, शायद दिल्ली तक वो खबर आती नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अखबारों में रोजाना आतंकवादियों को पकड़ने की, मारने की खबरें आ रही हैं। और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, रोजाना भारत में भी जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी खबरें आ रही हैं। और दुनिया भर के अंदर भी समाचार जो हम तक नहीं पहुंचते, जो बहुत सारे ऐसे लोग देश से भागे हुए थे, उन सब के मन में भी डर है कि आने वाले दिनों के अंदर भारत के लोग क्या करने वाले हैं, उसका भी एक डर उनके मन में पैदा हुआ है। यह भारत की एक बढ़ती हुई ताकत है। ये पूरे दुनिया के अंदर भारत का बढ़ता हुआ जो एक सम्मान है, आप किसी भी देश में जाइए, आज भारत के लोगों का जो सम्मान होता है, जो पहले जाते थे और आज जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम किसी भी देश में जाते हैं तो भारत के बारे में गर्व का जो अनुभव होता है कि अच्छा भारत से आए, ऐसा एक भारत हम सबके सामने बनता हुआ दिख रहा है। तो हम सब ऐसे भारत में रहने वाले लोग जिनके सामने एक भविष्य का भारत आने वाला है, उसी के संदर्भ में आज का ये जो महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि 1947 में अपना देश भारत आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के समय भारत अब कैसे चलेगा, देश आज़ाद तो होगा, लेकिन आज़ाद होने के बाद भारत कैसे चलने वाला है। तो हमने तय किया कि भारत में डेमोक्रेसी रहेगी, लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र के आधार पर अब भारत में हम नई व्यवस्थाएं चलाएंगे, ऐसा हमने स्वाधीनता के साथ ही तय किया। हम सब जानते हैं जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में चुनाव उसका एक अनिवार्य पार्ट है। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि लोगों के द्वारा चुना गया अपनी एक व्यवस्था, अपना एक तंत्र जो उस व्यवस्था का संचालन करेगा। तो उस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है चुनाव होना। तो भारत में भी देश की आज़ादी के बाद 1952 से 52 से देश के अंदर चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हुई।
हम सब जानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, चुनाव स्वस्थ तरीके से हो, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगर चुनाव ठीक नहीं होते हैं, चुनाव के ऊपर ही लोगों के मन में अविश्वास है, चुनाव को कराने में ही समस्याएं आ रही हैं, तो कभी भी उस देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। यानी भविष्य वहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। हम आज बांग्लादेश को देख रहे हैं, हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, हम अपने आसपास के नेपाल को भी देखिए, श्रीलंका को भी देखिए। दुनिया के कितने ही देश हैं जिन्होंने अपने देश में कहा कि हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र से चलाएंगे, लेकिन वहाँ चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वस्थ नहीं रही, वहाँ चुनाव की प्रक्रिया ठीक नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे उन देशों से डेमोक्रेसी लोकतंत्र चला गया। कहीं पर सेना का राज आ गया, कहीं पर लोगों ने बगावत विद्रोह कर दिया, कहीं पर वापस राजतंत्र लौट करके आ गया। हर जगह की कहानी है, यानी धीरे धीरे वहाँ से लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो लोकतंत्र के लिए सही ढंग से चुनाव होना यह उसके लिए सबसे अनिवार्य आवश्यक भाग है। अपने देश के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो समय समय पर हम अपने जो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में हम रिफॉर्म्स करते आए हैं, बदलाव करते आए। देश आज़ाद हुआ, देश को चलाने के लिए जैसे हमने लोकतंत्र अपनाया, ऐसे ही कई प्रकार की सिस्टम, कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। देश को चलाने के लिए हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई। देश को चलाने के लिए हमने कानून व्यवस्थाएं बनाई। देश को चलाने के लिए हमने कई आने वाली भविष्य को तैयार करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाई। देश में एक न्याय की व्यवस्था का निर्माण किया। यानी इस पूरे डेमोक्रेसी इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमने कई प्रकार के व्यवस्थाओं का निर्माण इस देश में किया। समय समय पर देश की आज़ादी से लेकर आज 75 साल के बाद क्या देश में अब वही व्यवस्थाएं चलेंगी जो देश की आज़ादी के समय थी? तो हमने कहा कि नहीं, समय के हिसाब से इन व्यवस्थाओं में बदलाव करते रहना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो जीवित है, जीवंत है, लाइव है, इसके लिए आवश्यक है। जब व्यवस्थाएं जड़ हो जाती हैं तो इसका मतलब उसको मान लिया जाता है कि डेड है। अगर वो जिंदा है तो उसकी निशानी है कि वो हिलना डुलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो समय के हिसाब से व्यवस्थाओं में बदलाव, रिफॉर्म्स भी हम करते रहे। आज अगर हम देखें तो अपने देश की व्यवस्थाओं में पिछले कितने वर्षों के अंदर हमने प्रशासन की व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, रिफॉर्म्स किए हैं। हमने अपनी न्याय की व्यवस्थाओं के अंदर कितने रिफॉर्म्स किए हैं। अभी हमने पिछले दिनों कानून की व्यवस्था में 3 बड़े क्रिमिनल लॉ भारत के अंदर लेकर के आए और सारे उस लॉ को बदलने का काम किया है। हम अपने देश की चुनाव की इलेक्टोरल व्यवस्था के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने कुछ साल पहले बैलेट पेपर से वोट डाले होंगे। आज हम ईवीएम से वोट डाल रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक अपने देश के अंदर 21 वर्ष के युवा को मताधिकार था, आज 18 वर्ष के युवा को मताधिकार है। यानी समय और आवश्यकता के हिसाब से ये रिफॉर्म्स, बदलाव हम हमेशा करते आए हैं। आज भी समय की आवश्यकता, बदलती हुई परिस्थिति, बदलती हुई दुनिया, अब दुनिया भी बदल गई है, वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरे दुनिया की खबरें आपके हाथ में विद इन सेकंड्स में आती हैं। आज अमेरिका में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, विद इन सेकंड्स इतनी तेज टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस सारी बदलती हुई दुनिया में, बदलती हुई परिस्थिति में समय की आवश्यकता के हिसाब से और उसके साथ ही भारत में रहने वाले अब 140 करोड़ लोगों के सपने भी बदल गए हैं। अब जनाकांक्षाएं भी अलग हैं। आज से कुछ साल पहले तक अगर हम देखेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में एक इच्छा रहती थी कि मेरी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई इतनी व्यवस्थाएं हो जाए, मेरा जीवन आराम से निकल जाए। अंत में सोचता था अपना एक छोटा सा घर बना लूं,
लेकिन आज के 140 करोड़ भारत की केवल यही आकांक्षाएं नहीं हैं। पहले व्यक्ति को लगता था मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, इसी में मेरा पूरा जीवन निकल जाए, यानी उतना ही उसका सपना था, उतने ही उसकी आकांक्षाएं थी। लेकिन आज 140 करोड़ के भारत की अब ये आकांक्षाएं और सपने नहीं हैं, अब उसके सपने कुछ और हैं। तो ये सारी बदलती हुई परिस्थिति में आज देश के अंदर फिर से ये चर्चा शुरू हुई है कि इस प्रकार के हमारी कुछ व्यवस्थाओं में रिफॉर्म्स करें, बदलाव करें। हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो चुनाव की व्यवस्था है, जो अभी सुनील जी ने कहा कि हर साल चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव होते हैं। अभी एक आंकड़ा है 95 से लेकर 2025 तक, पिछले 30 साल से भारत में एक साल भी ऐसा खाली नहीं गया जिसमें भारत में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हुए हों। नहीं, लोकसभा के चुनाव तो एक साथ होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि बाकी के और 30 साल में हर जगह कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव होते रहे। यानी पिछले 30 साल से भारत में कहीं ना कहीं किसी प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं और वहां पर आचार संहिता लगी रहती है। अभी अगर हम देखें 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन विधानसभा के चुनाव हुए। जो ही है लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और आने वाले कुछ महीनों के बाद बिहार का समाप्त होते ही बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यानी हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव होने के कारण से हमारा देश हमेशा एक इलेक्शन के मोड में रहता है। और 30 साल से भारत में चुनाव ही हो रहे हैं। चुनाव होते हैं तो केवल वो स्टेट बिजी नहीं होता, पूरा देश बिजी होता है। देश की सारी ब्यूरोक्रेसी लग जाती है, इलेक्शंस में ड्यूटियां लगती हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंगेज होती हैं। उसके कारण से पूरा देश में हमेशा एक इलेक्शंस का, एक फेस्टिवल का एक माहौल हमारे देश में बना हुआ है। इसलिए देश में एक नई चर्चा शुरू हुई है कि भारत में अब जो ये एक नई समस्या हम सबके सामने आ रही है, उसको लेकर क्या देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं क्या? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह एक डिबेट, एक बहस, एक चर्चा शुरू हुई है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि नया है। यह विषय कोई नया नहीं है। भारत में जो पहला चुनाव हुआ 1952, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 57, तीसरा चुनाव हुआ 62 और चौथा चुनाव हुआ 67। ये 4 चुनाव तक भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ ही होते थे। यानी पहले हमारे देश के 4 जनरल इलेक्शन, आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा के एक साथ ही हुए हैं। इसलिए कोई नया विषय नहीं है। जब से इस देश में डेमोक्रेसी शुरू हुई, यानी पहले दिन ही हमने तय किया था कि इस देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। शुरुआत वहीं से हुई। 20 साल तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। आज भी हमारे देश के अंदर 4-5 प्रांत ऐसे हैं जिनके चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कई प्रांतों के चुनाव आज भी लोकसभा के साथ ही हो रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था 67 के बाद, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय इंदिरा गांधी जी को पूरे देश पर, कांग्रेस पर जो उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही थी, उसके कारण से उन्होंने कई प्रांतों की, राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। पहली बार उन्होंने लोकसभा को भंग किया। 75 के अंदर जो देश में आपातकाल इमरजेंसी लगी, उस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। यानी देश में ये जो पूरा एक सर्किल चल रहा था, वो सर्किल बिगड़ने का काम वहां से शुरू हुआ। जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग की गई, लोकसभा को भंग किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया, तो 67 से लेकर 75-77 तक हमारे देश में धीरे धीरे ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक अलग अलग प्रांतों के अलग अलग ढंग से होना शुरू हो गए और वहीं से अपने देश में ये समस्या शुरू हुई।
और उस समस्या को कोई आज ही एड्रेस कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पहली बार हमारे इलेक्शन कमीशन ने 83 के अंदर गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि देश में एक साथ चुनाव होते थे, इसलिए फिर से हमारे सर्किल को ठीक करना है। तो इलेक्शन कमीशन 83 के अंदर रिकमेंड करता है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से ये कई प्रकार के लाभ होंगे, इसलिए फिर से एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद हमारे लॉ कमीशन ने कई बार रिपोर्ट दी, हमारे नीति आयोग ने कई बार रिपोर्ट दी, और करते करते देश में डिबेट हुई। और हम सब जानते हैं अभी माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने पूरे देश में एक व्यापक विचार विमर्श किया, और उस विचार विमर्श में से जो निकल करके आया, लगभग 21,000 लोगों ने, संस्थाओं ने रामनाथ कोविंद जी की कमेटी को डेलीगेशन मिलकर अपने सजेशन दिए। 67 पॉलिटिकल पार्टियों में से 45 पॉलिटिकल पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने सुझाव रामनाथ कमेटी जी को दिए, और उसके बाद में पूरी एक रिपोर्ट बनाकर रामनाथ कोविंद जी ने प्रधानमंत्री जी को सौंपी, सरकार को सौंपी। सरकार उस पर कैबिनेट में चर्चा हुई, उसको पास किया गया, लोकसभा में बिल आया, और लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बिल सौंप दिया गया कि आप अभी और देश में चर्चा करिए, और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय के अंदर कैसे हमारे देश में यह एक साथ चुनाव हो सकते हैं, इस पर फिर लोकसभा में चर्चा होगी। तो अब हम सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों पहले ही जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है पूरे देश में, अभी उसने अपनी अलग अलग जगह पर मीटिंगें करना शुरू की है। शायद इस समय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी महाराष्ट्र में है, पहले स्टेट में गई है, वहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलेगी, सभी नेताओं से मिलेगी, सभी जजेस से मिलेगी, लोक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिलेगी। चर्चा करने के बाद पूरे देश भर के सभी प्रांतों में घूम करके वो कमेटी भी बाद में अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखेगी, और शायद जब भी कभी अवसर आएगा कुछ महीनों के बाद, देश में एक नई प्रकार की व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलेगी। ये बार बार चुनाव होने के कारण से कुछ समस्याओं की चर्चा हम सब जानते हैं। बार बार चुनाव होने के कारण से क्या नुकसान हो रहा है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, कई बार हम लोगों को लगता है कि बार बार चुनाव होने से पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, खर्चे का भी एक विषय है, लेकिन अगर हम इस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा विचार करें तो बार बार चुनाव होने के कारण से सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो विकास के काम हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जब भी चुनाव होता है आचार संहिता लग जाती है, सारे देश के अंदर विकास के काम रुक जाते हैं, हमारे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। यानी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बार बार चुनाव होने के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आप में से कुछ लोग अगर ये काम करते होंगे तो ध्यान में आएगा कि जब भी चुनाव आते हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सामान्यतः चुनाव लड़ने वाले भी चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी घोषणा करती हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये विकास के काम करेंगे। कुछ लोग सत्ता में रहते हैं तो चुनाव जीतने के लिए कुछ विकास के काम शुरू भी कर देते हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए कि देखो मैंने आपका काम शुरू कर दिया है। 4 साल 5 साल एमएलए रहे, एमपी रहे, तब कोई काम नहीं करेंगे, चुनाव से आने वाले कुछ महीने पहले उस काम को शुरू करेंगे और वोटर को कहेंगे देखो मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था, अब मैं आपकी ये सड़क बना रहा हूँ, अब मैं आपकी ये नाली बना रहा हूँ, अब मैं आपका ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, काम शुरू करा देंगे। लेकिन आप उठाकर देखिए, ऐसे पॉलिटिकल कारणों से जो भी डेवलपमेंट के काम शुरू होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के बाद पेंडिंग हो जाते हैं। 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी जीत करके आए, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने, पूरे देश भर में ऐसे पेंडिंग कितने काम होंगे जो डेवलपमेंट के काम शुरू हुए लेकिन पूरे ही नहीं हुए। हर जिले से उन्होंने लिस्ट मंगा कर इन सारे डेवलपमेंट के काम को हम कैसे पूरा करेंगे, और पहले 5 साल में देश के ऐसे भी आधे अधूरे कामों को उन्होंने पूरा कराने का काम शुरू किया। हम सब जानते हैं, मैं भी कई जगह देखता हूँ, सड़क बनी है, इधर से उधर से आ रही है, बीच की कई किलोमीटर की सड़क
5 साल 10 साल तक नहीं बनती है। क्यों नहीं बनी जी? नहीं जी, वो बीच में रेलवे का आता है इसलिए वो पेंडिंग है, रेलवे को बनाना है। क्या हुआ जी? वो चुनाव के समय पेंडिंग हो गया था, काम नहीं हुआ, वो आज तक पेंडिंग है। ऐसे देश में कितने ही डेवलपमेंट के काम पेंडिंग रहते, यानी बार बार चुनाव होने के कारण से हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हैं, डेवलपमेंटल के जो काम हैं, वो सारे के सारे डिले हो जाते हैं या पेंडिंग में चले जाते हैं। ये हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान है। बार बार चुनाव होने के कारण से जो आर्थिक विषय की चर्चा होती है, कितना पैसा खर्च होता है। इस बार के लोकसभा चुनाव का एक आंकड़ा निकालकर हम देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1,35,000 करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्च हुआ है, और ये केवल चुनाव आयोग का खर्चा है। इस खर्चे के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों का, चुनाव लड़ने वाले लोगों का और जोड़ लीजिए। इसके बाद लोकसभा के बाद होने वाले सभी विधानसभाओं के चुनाव का खर्चा, सभी पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट का खर्चा जोड़ते हैं तो एक अनुमान आता है कि भारत के अंदर 5 साल में जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भारत के अंदर होते हैं, एक 5 से 7 लाख करोड़ रुपया भारत में केवल चुनाव कराने में खर्च हो जाते हैं। अब भारत जैसे एक देश में अगर 5 से 7 लाख करोड़ रुपया केवल चुनाव पर खर्च हो रहा हो तो भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए यह वास्तव में एक बड़ा चैलेंज है। कई बार हमको भी लगता है कि चुनाव में होता क्या है, आप लोकसभा का वोट डालकर आए 2024 में, मुझे अभी दिल्ली का मालूम नहीं है, विधानसभा का, लोकसभा का मालूम है। लोकसभा का 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसका अर्थ क्या है कि आप जो वोट डालकर आए उस एक वोट डालने की कीमत खर्चा 1400 रुपये आया है। 1,400 रुपया प्रति वोट। आपके हाथ पर जो शाई लगी है उस शाई की कीमत 1,400 रुपया लगती है। यानी इस बार के चुनाव में प्रति वोटर, अब आपको लगता होगा शाई का खर्चा 5 रुपये 10 पैसा, ये क्या है, एक बटन ही तो दबाया जाकर, लेकिन वो बटन दबे उसके लिए, वो परिणाम आए उसकी व्यवस्था बनाने के लिए, जो वर्षों तक महीने तक काम चलता है चुनाव के लिए, उसके लिए प्रति वोटर जो खर्चा आता है वो इतना आता है। तो भारत जैसे देश में ये 5 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च होना, यह भी हमारी बार बार चुनाव के कारण से एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी समस्या है। जब भी चुनाव होता है आप सोचिए कितने लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती है। इस बार के लोकसभा के चुनाव के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। 10 लाख से ज़्यादा बूथ भारत के अंदर हैं। 10 लाख बूथ पर चुनाव कराने जाने वाली पोलिंग पार्टियां और पूरे चुनाव को मैनेज करने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत के अंदर इस चुनाव में ड्यूटी लगी। अब आप सोचिए 1 करोड़ लोगों की मैन पावर, पहले ट्रेनिंग लेना, ड्यूटी लगना, जाना, चुनाव कराना, काउंटिंग करना, कितनी बड़ी मैन पावर, कितने देश के संसाधन इस चुनाव में लग रहे हैं। यानी अगर हम तीसरी बड़ी समस्या देखें तो हमारे देश की मैन पावर, हमारे देश के कितने वर्किंग डेज, हमारे देश के कितने वर्किंग आवर्स, गिनिए आप। एक किसी ने गिन करके मुझे बताया कि एवरेज पूरे भारत के अंदर 5 साल के अंदर चुनाव कराने के अंदर आचार संहिता जब लगती है और इलेक्शन होता है तो 5 साल के कार्यकाल के अंदर कम से कम 200 वर्किंग डेज इसके अंदर चले जाते हैं। अब 200 दिन चुनाव कराना और चुनाव से संबंधित व्यवस्था या आचार संहिता के कारण से भारत में शायद 5 साल में 1700 कुछ दिन होते हैं। उस 1700 दिन के अंदर शनिवार रविवार की छुट्टी, फेस्टिवल की छुट्टी, ये सब निकाल दीजिए। उसके अलावा और बाकी के 200 दिन भारत में कोई काम नहीं होता। आप किसी ऑफिस में जाइए, उस समय लोग कहते हैं आचार संहिता लगी, अभी कुछ काम नहीं होगा। चुनाव के बाद आइए,
हाँ, बिजली के ऑफिस में जाओ, सब बिल जमा कराना है, बिल जमा कराना है तो चुनाव के बाद आना, आचार संहिता लगी है। साहब मेरा बिजली का मीटर खराब हो गया, चुनाव के बाद आना, आचार संहिता लगी है। अरे भाई, आचार संहिता में बिजली के मीटर से क्या संबंध है? मेरे गली का साहब ये सीवरेज जाम हो गया, चुनाव के बाद ठीक होगा, आचार संहिता लगी है। पूरे एक सिस्टम के अंदर आचार संहिता का अर्थ है कुछ नहीं करना। देश के अंदर लगभग 200 दिन 5 साल के कार्यकाल में एवरेज आचार संहिता के भेंट चढ़ जाते हैं, जब देश के किसी भी सरकारी सिस्टम में कोई काम नहीं होता। पिछले 5 साल जो महाराष्ट्र में सरकार रही, महाराष्ट्र में 300 दिन तक आचार संहिता लगी रही। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव और बाद में वहां बाई इलेक्शन, और इन सब के कारण से एक लगभग 300 दिन, यानी लगभग 1 साल, महाराष्ट्र में 4 साल की 5 साल की सरकार थी, उसमें 1 साल वहां आचार संहिता में ही निकल जाता है। हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, हम सरकार को चुनते हैं कि जो सरकार जीत करके आए, बनकर आए, वो देश के लोगों को गुड गवर्नेंस दे, सुशासन दे। वो सरकार लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आए। वो सरकार एक आम आदमी नीचे तक, हर व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए सिस्टम बनाए। लेकिन बार बार चुनाव होने के कारण से जिस सिस्टम को, जिस व्यवस्था को गुड गवर्नेंस देने का काम करना है, जिस व्यवस्था को वेलफेयर स्कीम्स बनाना है, पॉलिसी बनाना है, नीचे तक एग्जीक्यूट करके वहां तक पहुंचाना है, कहां तक वो पहुंचेंगी जब पूरा सिस्टम में ही बार बार चुनाव होने के कारण से एक सिस्टम का मूड ही इलेक्शन ओरिएंटेड होगा, तो कहां से गुड गवर्नेंस होगा, कहां से वेलफेयर स्कीम बनेंगी, कहां से नीचे पहुंचेंगी, कहां से कोई भी सरकार, कोई भी तंत्र, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, एमएलए उन चीज़ों को पूरा कर पाएगा? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी उनकी ड्यूटी लगती है। जाओ भाई, चुनाव तो दिल्ली का है, लेकिन हम सब जानते हैं दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली प्रांत का चुनाव है, चलो भाई आसपास के प्रांत के सब कार्यकर्ताओं दिल्ली की मदद करने के लिए सारे विधायक सांसद आ गए, कोई बिहार का, कोई यूपी का, यहाँ अपने अपने लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अखिल भारतीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश भर से लोग कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं, चुनाव में सहयोग करने के लिए आते हैं, मंत्री आते हैं, पूरा सिस्टम उसमें लग जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल चुनाव आपके एक पैमाना बन गया है। आप चुनाव जीतते हैं तो बहुत अच्छे हैं, चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप बेकार हैं। यानी आपकी परफॉर्मेंस का ऑडिट बाय इलेक्शन होता है। इलेक्शन के माध्यम से, उसके परिणाम से ही आपके आइडियोलॉजी का, आपकी पार्टी का, आपकी परफॉर्मेंस का एक ऑडिट होगा। जनता उसी से आपका एनालिसिस और विश्लेषण करती है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव है, चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव लड़ना है और जीत कर आना है। ये लड़ना और जीतने की इस कड़ी के अंदर 5 साल में चुनाव के कारण से जो बाकी की जनता की अपेक्षाएं हैं या पॉलिटिकल पार्टियां जो वादा करती हैं, हम ये करेंगे, वो करने में कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे उसके लिए एक समस्या बनकर आते हैं। और इसी सारी समस्याओं में से देश में ये चर्चा और बहस निकली है कि अब इन सब का एक ही समाधान है कि अगर एक साथ चुनाव जैसे पहले भारत में होते थे फिर से उसी प्रकार से होंगे तो शायद कुछ हम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा फायदा इस देश को क्या होगा, तो सबसे बड़ा फायदा जो आज इस देश में हम सब देख रहे हैं, मैं अगर उसको एक लाइन में अगर बोलता हूं कि भारत में सबसे बड़ा फायदा होगा, वो ये होगा कि देश के अंदर राजनीति कम होगी, विकास ज्यादा होगा। आज हमारे देश के अंदर बार बार चुनाव होने के कारण से पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। जब भी चुनाव होगा तो पॉलिटिक्स होगी, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे। मैं कई बार मजाक में कहता हूं लोगों को कि अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आप केवल चुनाव लड़कर देख लीजिए, जनता आपका पूरा जीवन परिचय निकाल कर दे देगी। लोगों के बारे में चर्चाएं उल्टी सीधी, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, यानी राजनीति होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर पॉलिटिक्स कम हो और डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो स्वाभाविक रूप से
हमारे सामने एक ही है कि बार बार चुनाव के बजाय अगर एक साथ चुनाव होगा तो देश में चुनाव का एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं होगी, देश का एजेंडा डेवलपमेंट होगा। किसने काम किया, किसने नहीं किया, आ जाओ भैया। काम के आधार पर चुनाव में फैसला होगा, राजनीति के आधार पर नहीं होगा। आप कोई मुद्दे के आधार पर हवा बनाएंगे, एक मुद्दा पकड़कर चलेंगे, समाज में विभ्रम की राजनीति पैदा करेंगे, निराशा उत्पन्न करेंगे। राजनीति होगी तो सब प्रकार के मुद्दे निकल कर आएंगे। तो देश में राजनीति कम और विकास ज़्यादा करना है तो यह एक समाधान है। देश में खर्चे को कम करना है। मैं आज कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने भेजा है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं और 5 से 7 लाख करोड़ जो खर्च हो रहा है, अगर एक साथ चुनाव होने पर हम 2 लाख करोड़ में भी सारा चुनाव कर लेते हैं तो जो ये 3-4 लाख करोड़ बचेगा, इस 3-4 लाख करोड़ में भारत, अब वो सही है गलत है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने कैलकुलेशन किया है कि भारत के हर जिले में हम एम्स जैसा हॉस्पिटल बना सकते हैं। भारत के हर जगह पर हम नया यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। भारत के हर जगह पर हम इतनी 1000 नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर सकते हैं। यानी कितने प्रकार के डेवलपमेंट के काम, एक 3-4 लाख करोड़ रुपया बचाकर इस देश में हम और कितने डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। देश के इतने वर्षों के स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी मुझे अच्छी तरह से याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए, पूरे देश के कितने गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। 2014 में पहली बार लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट के आधार पर इन गांवों में आज तक बिजली नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे 1800 गांव की लिस्ट आई थी जहां इतने सालों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं उस अमेठी लोकसभा में स्वयं गया जब वहां पूरा बिजली का काम हो गया। अमेठी लोकसभा जहां से देश भर में वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, गांधी परिवार वहीं से चुनकर आता रहा, अमेठी और रायबरेली से प्रधानमंत्री बनते रहे, लेकिन उस अमेठी में के भी 35 ब्लॉक के कई गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बनने के बाद वहां तक बिजली पहुंची और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं अमेठी के उस गांव का, जिस गांव में पहली बार जब बिजली आई और बल्ब जले तो वहां के लोगों ने पहली बार दिवाली मनाने का काम किया। यह है डेवलपमेंट। हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव तक सड़क पहुंचाएंगे, हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, हर घर तक शौचालय पहुंचाएंगे, हर गरीब के पास मकान नहीं है उसको मकान देने का काम करेंगे, हर जगह पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करेंगे। यह डेवलपमेंट है। अगर यह विकास करना है तो हमको अपने संसाधन बचाने होंगे। हमारे रिसोर्सेज जिसका दुरुपयोग हो रहा है वो रिसोर्सेज बचाएंगे तो हम एक्चुअल में लोगों तक डेवलपमेंट पहुंचा पाएंगे। और 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने देखी आप कितनी वेलफेयर स्कीम्स लाए आज, उसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद बोलेंगे तो कितने मकान, कितना प्रकार का काम। देश में नए लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार ये सब चीज़ें देखी हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो ये रिसोर्सेज अपने देश के बचाना और डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे तो एक साथ चुनाव होने से हमारा खर्चा भी कम होगा। एक साथ चुनाव होने से देश के अंदर जो एक राजनीतिक वैमनस्यता है, आज हम सब अभी दिल्ली का चुनाव पूरा हुआ है, आप दिल्ली के चुनाव को अनुभव करिए या आप में से जो गांव में रहने वाले लोग हैं अनुभव करिए। जब भी चुनाव होता है आपके गांव गली मोहल्ले के अंदर, पहले लोग पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर डिवाइड होते थे, अब धीरे धीरे समाज के आधार पर डिवाइड होने लग गए। किसने किसको वोट दिया, गांव की लड़ाई, मोहल्ले की लड़ाई, वो राजनीतिक लड़ाई धीरे धीरे समाजों की लड़ाई बन गई है। क्या पहले भारत में हमको ऐसा दिखता था? बार बार चुनाव होने के कारण से गांव गली मोहल्ले आपस में समाज के अंदर धीरे धीरे एक नए प्रकार का वैमनस्यता का भाव बढ़ रहा है। हमारी जाति, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जाति उसकी पार्टी, ये जाति उसकी पार्टी, यानी पूरा समाज और राजनीति
ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक कास्ट बेस्ड पूरे देश के अंदर पॉलिटिक्स होती जा रही है और उसके आधार पर पूरा डिवाइडेशन अलग प्रकार से हो रहा है। यह बार बार चुनाव होने के कारण से और ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। यह राजनीतिक वैमनस्यता की लड़ाई धीरे धीरे सामाजिक वैमनस्यता में बदल रही है, जो भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर हम समाज में समरसता चाहते हैं, हम समाज में एकता चाहते हैं, समाज में, देश में किसी भी प्रकार का भाषावाद, जातिवाद, किसी भी प्रकार का इज्म ना रहे, वाद ना रहे, तो यह बार बार चुनाव होने के कारण से जो देश में यह वैमनस्यता का भाव बढ़ रहा है उसको भी रोक सकते हैं अगर देश में एक ही बार चुनाव होगा। एक बार चुनाव होगा, ठीक है, उस समय थोड़े दिन चलेगा, कम से कम 5 साल शांति तो रहेगी। अभी तो हर साल फिर वही मुद्दे निकल कर आते हैं। अच्छा, इसके चाचा जी ने मुझको हराया था, मैं इसको हराऊंगा। वो वापस की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, समाज और जातियों की लड़ाई बन गई है। यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार चुनाव होगा तो हम समाज के अंदर जिस प्रकार का एक सामाजिक देश निर्माण करना चाहते हैं, जिस प्रकार का सद्भाव चाहते हैं समाजों के अंदर, देश के अंदर, वो बनाए रखने के लिए भी एक साथ चुनाव आवश्यक है। विचार करें, एक साथ चुनाव होने के कारण से हमारे देश में, हम कहते हैं लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में वोट डाल रहे हैं? 40% लोग मतदान करने ही नहीं आ रहे। 60% लोग वोट डालने जाते हैं, 40% क्यों नहीं जा रहे? क्यों आखिर उन मतदाताओं में निराशा है? क्यों उनके अंदर उत्साह नहीं है? हर बार 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 वोट डालने के कारण से लोगों के मन में वोट देने का क्रेज ही खत्म हो गया। लोगों को लगता है अरे क्या है यार, अभी तो वोट डाला था फिर आ गया, अभी ये आ गया फिर वोट डालने जाना है। ये जो वोट फटीक है ना, लोगों के मन में वोट देने का क्रेज ही नहीं है। मेरे एक वोट से बदलाव आ सकता है, मेरा वोट, माई वोट इज माई पावर। डेमोक्रेसी में मेरे वोट की कुछ ताकत है। वोटर्स को उस ताकत का एहसास खत्म हो गया है। बार बार वोट डालने से, उसका क्रेज खत्म होने से 40% लोग अपने बूथ तक जाकर वोट नहीं डाल रहे हैं। क्या ये एक्चुअल डेमोक्रेसी है? 60% लोग वोट डाल करके अपना नेता चुन रहे हैं, अपनी पार्टी चुन रहे हैं। 40% लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। मतदाताओं की इस उदासीनता को भी समाप्त करना है तो 5 साल में एक ही बार वोट है। आपके वोट की क्या ताकत है? आप चाहते हैं कि बदलाव हो, आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए, आप चाहते हैं कि आपको सुविधाएं मिले, आप चाहते हैं कि आप तक सुशासन आए, आप चाहते हैं कि वेलफेयर स्कीम आप तक आए, लेकिन वोट डालने आप नहीं जाएंगे। आप क्रिटिसाइज करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन जब वोट डालने का समय आएगा आप अपने घर से नहीं निकलेंगे। कौन लाइन में लगेगा भाई? यह जो एक देश के अंदर मतदाताओं की, और मैं तो कई बार क्रिटिसाइज भी करता हूं, हमारे देश की डेमोक्रेसी में आप देखिए, जिनको सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, जो सबसे ज़्यादा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े शहरों के अंदर रहते हैं, वो वोट डालने के लिए कम जाते हैं। गांव के जिन लोगों को सुविधाएं कम हैं, पढ़े लिखे कम हैं, जहां तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची है, वो गांव का व्यक्ति वोट डालने के लिए ज़्यादा जा रहा है। यानी हमारे देश की डेमोक्रेसी के अंदर जिसको सुविधाएं और लाभ कम मिल रहे हैं, वो अपना वोट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा कर रहा है, और शहर में रहने वाला, पढ़ा लिखा, सुविधाओं का लाभ लेने वाला वोट कम डालने के लिए जा रहा है। यह मतदाताओं की उदासीनता का भी एक बड़ा कारण है, बार बार चुनाव होना। अगर इस समस्या का भी समाधान हम चाहते हैं तो एक बार चुनाव होने से मतदाताओं को भी उत्साह बढ़ाकर हम अपने देश की डेमोक्रेसी में उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। एक ही बार चुनाव होगा, ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा, नए लोगों को अवसर मिलेगा। अलग अलग चुनाव होते हैं, मैं एमएलए लड़ लिया, एमएलए नहीं जीता तो एमपी लड़ लिया, एमपी भी नहीं जीता तो कॉरपोरेटर लड़ लिया। कुछ ही लोग, कुछ ही पॉलिटिकल लोग घूम घूम के 5 साल में कहीं ना कहीं अवसर मिल जाए चुनाव लड़ने का जुगत लगाते रहते हैं। एक साथ चुनाव होगा भैया, जो लड़ना है लड़ लो, खत्म। जब एक साथ चुनाव होंगे तो नए लोगों को अवसर मिलेगा, नए युवाओं को अवसर मिलेगा। जो लोग और राजनीति में आकर काम करना चाहते हैं, ऐसे उन प्रतिभाशाली लोगों को अवसर मिलेगा।
कई बार कुछ ही पॉलिटिकल परिवारों के आसपास में पूरा राजनीति केंद्रित हो जाती है, उन्हीं परिवारों को लाभ मिलता है। एक साथ चुनाव होगा तो आप ये मानकर चलिए परिवारवाद की राजनीति पर भी अंकुश लगेगा, नए लोगों को अवसर मिलेगा। यह भी एक साथ चुनाव होने का फायदा है। एक ही साथ चुनाव होने का एक और फायदा, आप में से कोई व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारे यहाँ मुकेश जी बैठे हैं, और भी कई लोग होंगे, एक ही बार चुनाव होगा तो कम से कम चंदा सहयोग एक ही बार देना पड़ेगा। बार बार चुनाव में जो चंदा सहयोग देना पड़ता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। देश का जो व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, जब भी चुनाव होता है चुनाव लड़ने वाला, चुनाव लड़ाने वाला जाएगा वहीं पर। हर पॉलिटिकल पार्टी हर चुनाव लड़ने वाले को देना ही है। उसके कारण से वह भी जो देश में व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी परेशान है, उसको भी मुक्ति मिलेगी। वो भी अपने 5 साल ईमानदारी के साथ अपने देश के व्यापार, अपने उसको इंडस्ट्री को बढ़ा पाएगा। ये बार बार सहयोग करने का जो प्रेशर है उससे उस व्यापार करने वाले को भी मुक्ति मिलेगी। एक ही बार चुनाव होगा तो आप देखिए पॉलिटिकल पार्टियां जो कई बार फैसले लेती है, और आप सब दिल्ली के लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। केजरीवाल हर चुनाव में घोषणा करता था बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई एक पॉकेट से निकालता था, चाहे हो ना हो घोषणा कर दो। बार बार चुनाव होने के कारण से हर पॉलिटिकल पार्टी पर एक प्रेशर है। चुनाव जीतना है तो वोटर कैसे वोट देगा, क्या देने से देगा, तो जो चाहिए दो, चुनाव जीतो, उसके बाद देखेंगे। धीरे धीरे हमारे देश में ये कल्चर बढ़ रही है। इस कल्चर का नुकसान क्या है? हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, जाकर देखिए। हिमाचल में आज सैलरी देने के लिए वहाँ की सरकार के पास पैसे नहीं है। क्यों? आपने चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं कर दी लेकिन पैसा है ही नहीं। अब वो पैसा वहाँ देना है तो सैलरी कैसे दोगे? कई राज्यों के सामने संकट आ गया है। क्या तो हमारी सरकार चुनाव जीतने के लिए ऐसी लोक लुभावन घोषणा कर रही है, उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, या कई बार बहुत अच्छे निर्णय करने होते हैं, बार बार चुनाव होने के कारण से वोटर वोट नहीं देगा इसलिए योजनाएं नहीं ला रही हैं। कई बार वोटर के मन में डर भी तो रहता ना, अच्छा हम ये ले आए तो वोटर नाराज हो जाएगा, आज तो वोट नहीं देगा, अगली बार भले दे देगा। ऐसे दीर्घकालिक लाभ देने वाली योजनाएं जो बाद में भविष्य में देश और समाज के लिए अच्छी है, ऐसे निर्णय और कठोर निर्णय करने से भी सारी सरकारें बचती हैं। क्यों? क्योंकि हर साल चुनाव है, हर साल चुनाव होगा तो कठोर निर्णय मत करो। तो उसके कारण से यह भी एक देश में समस्या आ रही है। ऐसे बहुत सारे मैं लाभों की चर्चा कर सकता हूं कि अगर देश में एक साथ चुनाव होगा तो हमारे मीडिया के लोगों को भी आराम मिलेगा। 5 साल नहीं तो दिन भर चैनल पर यही दिखाते रहते हैं। 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो भैया बाकी के साल में चुनाव जब हो तो 6 महीने दिखाना, बाकी का कुछ अच्छे काम दिखाओ। दिन भर उनकी भी मजबूरी है, 24 घंटा चैनल है तो फलाना नेता ने क्या कहा, उसने क्या कहा, 24 घंटे चैनल पे आप देखो वही रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है, वही पॉलिटिकल खबरें आती रहती हैं। अब और कुछ नहीं है तो पहलगाम चल रहा है, पहलगाम ही चल रहा है, महीनों तक चलता रहेगा। लड़ाई है तो लड़ाई चलती रहेगी। वहां उनके पास कुछ क्रिएटिव, कुछ रचनात्मक, प्रेरणास्पद देने वाला कुछ काम दिखता है क्या? नहीं है। हमारा शेयर मार्केट है, चुनाव होता है उठ जाता है, गिर जाता है, बेचारा गरीब आम आदमी अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करता है, पता चलता है ये सरकार बन गई, उसका पैसा डूब गया, किसी का बन गया। यानी पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था भी चुनाव से प्रभावित होती है। इसलिए किसी आर्थिक विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो भारत की जीडीपी एक साथ चुनाव कराने के इस निर्णय से ही 1.5% तक हमारी देश की जीडीपी बढ़ जाएगी और भारत 8% से ज्यादा जीडीपी वाला देश बन जाएगा। जो आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बने हैं और कुछ दिनों के बाद ही हम 4थी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है। जैसे ही देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, आप देखेगा भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का सदुपयोग करेंगे,
अभी हमारे रिसोर्सेज का जो गलत ढंग से उपयोग हो रहा है, अपने रिसोर्स को उसको बचाकर हम देश के डेवलपमेंट में लगाएंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश में आर्थिक विकास होगा, देश में रहने वाले हर आदमी के घर तक और नई व्यवस्थाएं सुविधाएं पहुंचेंगी, उसके जीवन के अंदर भी खुशहाली आएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन करना यह केवल देश के चुनाव का मुद्दा नहीं है, यह देश का एक बहुत बड़ा सामाजिक सोशल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, यह देश की राजनीति का एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मुद्दा है। यह वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था से आने वाले दिनों के अंदर कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था का एक नए प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, यह उस प्रकार का मुद्दा है, केवल एक छोटा काम नहीं है और यह केवल बीजेपी का या नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं है। आज के वर्तमान व्यवस्था से हमको तो लाभ है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में काम करती है, अलग अलग चुनाव होते हैं, हमारे सब जगह कार्यकर्ता है, सब आते हैं, सहयोग करते हैं, लगते हैं, नेता भी पूरा फोकस करते हैं, हमको लाभ है, हमको कोई नुकसान नहीं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये बीजेपी के फायदे के लिए नहीं है, ये देश के फायदे के लिए है। इसमें देश का भला होने वाला है, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इस देश के भले के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो जो काम करना है, उन्होंने 2047 तक का एक रोड मैप बनाया है कि 2047 जब देश की स्वाधीनता के 100 वर्ष होंगे तो भारत विकासशील नहीं रहेगा, भारत भी 2047 में आकर एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा। ये अगर भारत बनाना है, उस प्रकार का भविष्य का भारत बनाना है, तो उसका जो एक रोड मैप उन्होंने बनाया है कि क्या करने से भारत विकसित होगा, उसमें जितने स्पीड ब्रेकर हैं, तो ये बार बार चुनाव होना ये एक स्पीड ब्रेकर है जो हमारे विकास की गति को स्लो कर रहा है। ऐसे और भी कई प्रकार के स्पीड ब्रेकर हैं। वन नेशन वन इलेक्शन करते ही भारत विकसित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह केवल मात्र एक स्पीड ब्रेकर है, यह हटाने से हमारे विकास की गति तेज होगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ती है तो और चीज़ों में फिर अपने आप हमारा काम तेजी से होना शुरू होता है। इसलिए विकसित भारत बनाने के रोड मैप में जो कई प्रकार के रिफॉर्म्स हैं, वो रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म्स है हमारे देश में ये बार बार चुनाव होने को, अगर एक साथ अगर हम चुनाव करते हैं तो जो हम सब चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम सब एक भविष्य का इस प्रकार का विकसित भारत देखें, उस सारे बदलाव के परिवर्तन का जो अभियान देश में शुरू हुआ है, और कोई ये फिक्स नहीं है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम सब समाजों के अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, हम सब यहाँ पर जीवंत लोग हैं, लाइव हैं। हम देश में एक अभियान चलाएं। अगर हमको लगता है कि हाँ ये काम देश के लिए है, तो पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके इससे बाहर निकलकर अगर नेशन फर्स्ट, देश पहले है और ये काम देश के लिए अगर है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं फलाना का हूँ, सपा का हूँ, आप जिसको वोट देना है दीजिए, जिसका समर्थन करना है कीजिए। लेकिन मुद्दा अगर ये आपको लगता है कि ये देश के हित में है, एक साथ चुनाव होने से हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छा होगा, हमारा यह भारत विकसित भारत बनेगा, तो यह अभियान केवल हम सब कार्यकर्ताओं का अभियान नहीं, यह एक जनता का अभियान बनना चाहिए। जनता का दबाव उन लोगों पर पड़ना चाहिए जो इस अभियान का, इस मुद्दे का विरोध करते हैं, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी केवल राजनीति देख रहे हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं देश के लिए सोचता हूं तो मैं इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए इस अभियान को हम सब आकर इसके कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कब होगा, क्या होगा, वो हमारे देश के विशेषज्ञ एक्सपर्ट लोग सोचेंगे। लेकिन हम अगर कन्विंस हैं कि हाँ देश के लिए आवश्यक है कि एक साथ चुनाव होने से हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो इस बात पर हम सब विचार करते हुए इस अभियान को जनता के बीच में ले जाएंगे। इतना निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार भाई साहब के तालियां बजा के समर्थन करेंगे इसका। अगली कड़ी में मैं हमारे ओबीसी मोर्चा के महामंत्री भाई यूके चौधरी से अनुरोध करूंगा, आएं और सभी का धन्यवाद करें।
धन्यवाद राम खिलाड़ी जी। और आज इस संध्या पर मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद आप जो श्रोतागण रहे, हमारे विभिन्न समाज से, हमारे ज़्यादातर 98% हमारा पिछड़ा वर्ग समाज था, लेकिन उनके मित्र भी आए हैं कुछ फॉरवर्ड वर्ग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुनील बंसल जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जिन्होंने ये अवसर दिया कि जिस प्रकार से वो सार गर्भित बात करते हैं अपनी, वो आपको सुनने का मौका मिला। और मुझे विश्वास है कि आप उनकी बात सुन के एक एक व्यक्ति 100-100, 200-200 और कई हज़ार लोगों को जगाएगा, और इस देश में एक अलग जगाया जाएगा कि एक ही इलेक्शन किस प्रकार से जरूरी है देश के लिए और हम सभी के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं श्री जयप्रकाश तोमर जी, हमारे प्रभारी, सुनील यादव जी, जिनके सानिध्य में हम सभी तीनों महामंत्री, राम खिलाड़ी जी, मनीष भाई और मैं, तीनों ने काम किया। और ये अवसर मिला कि भाई साहब के लिए हमने एक ये योजना बनाई है कि न केवल ये कार्यक्रम, बल्कि जब जब भाई साहब कहेंगे हम कार्यक्रम भाई साहब के सानिध्य में करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप के साथ में जिन्होंने काम किया, स्पेशली आकाश जेलदार जी, रीना जी और पूरी टीम जिन्होंने सारी व्यवस्था को बखूबी संभाला। आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप अवश्य लेके जाएंगे। आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।